वेलकम बैक गाइस। वेलकम टू DICS। चलिए, तो आज के सेशन संडे साइंस विद अभिनव शाह में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लास्ट संडे में क्या क्या मेजर करंट अफेयर थी। आज जो है हम आज के संडे के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला न्यूज है, इट इज अबाउट टीबी, जिसमें गवर्नमेंट ने निक्षय मित्र स्टार्ट किया है। क्या स्टार्ट किया है? निक्षय मित्र। और ये जो निक्षय मित्र है वो किसके लिए है? टीबी के लिए है। आप सभी को पता होगा कि जो टीबी का नाम जो हम हिंदी में बात करते हैं उसको हम क्षय कहते हैं। तो ये निक्षय है, राइट, जिसमें टीबी को एलिमिनेट करने की बात है। पहले हम जानकारी ले लेते कि क्या टीबी है। तो टीबी एक बैक्टीरिया से स्प्रेड होने वाला डिसीज है। किससे? बैक्टीरिया से स्प्रेड होने वाला डिसीज है। अब ये जो है वो स्प्रेड किस हिसाब से होता है? तो ये जो स्प्रेड है वो ह्यूमन ड्रॉपलेट्स, मतलब हम अगर कहीं पे छींक दिए, हमने कहीं पे खांसी कर दी या तो फिर कफिंग कर दिया, राइट, उस पे ये जो ड्रॉपलेट है वो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं और फिर जाके एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन में ये स्प्रेड होता रहता है, राइट। इस हिसाब से टीबी आगे बढ़ता रहता है। अब ये जब टीबी आगे बढ़ता रहता है तो सबसे पहले वो किसको इन्फेक्ट करता है? तो वो लंग्स को इन्फेक्ट करेगा। किसको? लंग्स को इन्फेक्ट करेगा। और जब ये इन्फेक्ट करेगा तब इसमें दो प्रकार के टीबी होते हैं। एक जो टीबी होता है उसको कहते हैं हम लेटेंट टीबी, जिसको इनएक्टिव टीबी भी कहा जाता है। और ये जो इनएक्टिव टीबी है जिसमें ये बैक्टीरिया कंप्लीटली इनएक्टिव रहता है और किसी भी प्रकार का सिम्टम्स नहीं दिखाते। और जो दूसरा है उसको कहते हैं हम एक्टिव टीबी। ये जो एक्टिव टीबी है वो एक्टिव टीबी हमें हर एक प्रकार के सिम्टम कॉज करता है, जैसे कि कफिंग हो गया, चेस्ट पेन हुआ, फिर उसके बाद आपको वेट लॉस भी फील हो सकता है, और साथ साथ में आपका जो एपेटाइट है, मतलब आपकी जो हंगर है, वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकती है। तो ये जो सारे किसके सिम्टम्स है? एक्टिव टीबी के सिम्टम्स है, जिसको हम डिसीज भी टीबी डिसीज कहते हैं, राइट। और ये जो हमारा लेटेंट टीबी है, इनएक्टिव टीबी है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टीबी अगर हमने प्रॉपरली केयर नहीं की, अगर हमने प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं ली, ठीक है। और ये जो ट्रीटमेंट है उसके रिलेटेड अभी फिलहाल पब्लिक हेल्थ एक्सपीरियंस ने ऐसा दिखाया है कि टीबी और अंडर न्यूट्रिशन, इन दोनों की एक विशियस साइकिल बन जाती है। कि जैसे कि पुअर न्यूट्रिशन से टीबी हो सकता है, और टीबी की वजह से जो न्यूट्रिएंट रिजर्व हमारा है बॉडी के अंदर रहता है वो धीरे धीरे डेप्लेट हो सकता है, मतलब वो एक्सेसिवली यूज होता रहेगा, राइट। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? वापस से टीबी एग्रीवेट हो जाएगा और अंडर न्यूट्रिशन भी एग्रीवेट हो जाएगा। तो दोनों मिलके ही हमें परेशान करेंगे। और अगर आपने न्यूट्रिशन के ऊपर प्रॉपरली ध्यान दिया तो फिर आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती जाएगी, रिकवरी के अंदर आपको एक अच्छा सा बूस्ट मिलेगा, एंड इवेंचुअली इट विल रिड्यूस दी मोर्टालिटी। मोर्टालिटी मतलब क्या? कि जो टीबी की वजह से यहाँ पे जितनी भी डेथ्स होने वाली है वो सडनली रिड्यूस हो जाएगी, राइट। और ये टीबी को एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसका नाम है NTEP, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। और उसमें 2018 में गवर्नमेंट ने ऐड किया निक्षय पोषण योजना, जिसके अंदर हम 500 रुपए, कितना? इसके अंदर हम 500 रुपए हर मंथ टीबी पेशेंट को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब सीधे ही उनके बैंक अकाउंट में कर देंगे, राइट। उनको कैश कहीं से लेने नहीं जानी पड़ेगी, उनके बैंक अकाउंट में ही हो जाएगा। और ये जो भी टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है उन सभी में क्या जरूरी है? पीपल अवेयरनेस। क्या जरूरी है? पीपल अवेयरनेस तो जरूरी है। और उसके साथ साथ पीपल का एक्टिव पार्टिसिपेशन भी चाहिए। क्या चाहिए? एक्टिव पार्टिसिपेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? जन भागीदारी, राइट। क्या नाम है इसका? जन भागीदारी। और जन भागीदारी में बेस्ट अगर हमें एग्जांपल देखना है तो हमारी हिस्ट्री ऐसा कहती है कि इंडिया ने स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो इरेडिकेशन में सबसे बड़ा किसने रोल प्ले किया? क्या गवर्नमेंट ने रोल प्ले किया? नहीं। क्या कोई NGO ने रोल प्ले किया? नहीं। बट इसमें किसने रोल प्ले किया? पीपल, आम जनता, आप और मेरे तरह जो भी जनता है उन सभी ने यहाँ पे रोल प्ले किया है, राइट। तो ये टीबी के अंतर्गत अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट ने निक्षय मित्र करके इनिशिएटिव चालू किया है, उसके अंदर क्या है कि ये जो निक्षय मित्र रहेंगे वो एक प्रकार के वॉलंटियर्स रहेंगे। क्या होंगे वो? वॉलंटियर्स रहेंगे, जो क्या बढ़ाएंगे? जन भागीदारी बढ़ाने का ट्राई करेंगे। और वो जो वॉलंटियर है वो कोई आप और मैं जैसे इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कोई NGO हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, और इवन इट कैन बी पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल।
तो कल को मोदी जी को ऐसा लग जाए कि भाई हाँ चलो इलेक्शन विलेक्शन अभी कम है, तो कुछ थोड़ा समाज का भी काम कर लेते हैं, तो वो भी एक निक्षय मित्र बन सकते हैं। और इस हिसाब से फिलहाल रजिस्ट्रेशन चालू हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं, उसमें हमें कितने वॉलंटियर्स मिल गए हैं? 52,000 जितने वॉलंटियर्स मिल गए हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। ओके, आई होप आपको ये करंट अफेयर क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज रीड मोर अबाउट टीबी, और हमारा जो टीबी मुक्त अभियान है वो किस हिसाब से आगे प्रोसीड कर रहा है। उसके बाद हमारी जो दूसरी न्यूज है, इट इज अबाउट एनीमिया। और फिलहाल आप सभी को पता होगा कि एनीमिया के बारे में हम बात करते ही रहते हैं। उसमें मेजर फोकस हमारा किसके ऊपर रहता है? या तो चिल्ड्रन के ऊपर रहता है, या तो विमेन के ऊपर रहता है, और स्पेशली लैक्टेटिंग विमेन, या तो फिर विमेन दोज आर नियर प्रेगनेंसी, और जो फर्टिलिटी एज उनकी रहती है उसके बारे में हम बात करते हैं। बट व्हाट अबाउट मैन? हम मैन के बारे में तो बात ही नहीं करते, और उसको तो इग्नोर ही करते जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्टडी दिखाई गई है कि रूरल में ये जो एनीमिया का आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जो होने वाला कॉज है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है, राइट। तो इसमें ऐसा दिखाया गया है कि एक ग्लोबल हेल्थ ने हाईलाइट किया है कि नियरली 1 in 4 मैन, एज ग्रुप कितनी, 15 से 54, वो सारे एनीमिक है। उसमें माइल्ड मॉडरेट सीवियर हो सकते हैं। बट रिसेंटली ऐसा कहा गया है कि मैन आर कंसिडर्ड टू हैव एनीमिया इफ हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इज लेस देन 13 ग्राम डिजोल्व लीटर, राइट। ये जो आयरन डेफिशिएंसी है उसका मेन कॉज है। उसके साथ साथ विटामिन बी है, विटामिन ए है, वो भी सारे कॉजेस है। तो एज सच जो हमारा नया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5th एडिशन रिलीज हुआ था, उसमें ऐसा दिखाया गया है कि जो मैन दोज हु आर लिविंग इन अ रूरल एरिया एक्सपीरियंसेस मोर टीबी कंपेयर टू द मैन इन अ अर्बन। अगर हम बात करें तो अगर अर्बन में 1 out of every 5 आर एनीमिक, बट जो रूरल है उसमें 3 out of 10 आर एनीमिक, राइट। तो आप देख लीजिए कि नंबर तो 5 से 10 हो रहे हैं, बट एनीमिया है वो 1 से 2 होना चाहिए, उसके बदले 1 से 3 हो जाता है। 3 जो आदमी है वो एनीमिक है यहाँ पे, राइट। और उसमें भी ऐसा है कि जो जो अंडरवेट वाले हैं उसमें तो एनीमिया और ज्यादा है। फिर उसके साथ जिसका अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा है, स्मोकिंग कंजम्पशन ज्यादा है, उसमें भी एनीमिया ज्यादा हमें दिखाई दिया है, राइट। नाउ जो आयरन डेफिशिएंसी है वो तो एक मेजर कॉज है ही है, उसके साथ साथ दूसरे भी कॉजेस है। तो अगर हम सैंपल सर्वे ले ले कि 100% जो एनीमिक पेशेंट्स रहते हैं उसमें 33% जो है उसका सीधा रिलेशन किसके साथ होता है? आयरन डेफिशिएंसी के साथ। उसके बाद के जो दूसरे 33% है उसका किसके साथ होता है? कि विटामिन बी एंड आयरन के साथ मिक्स होता है। फिर जो बाकी जो थर्ड रहे, 1/3 रहे, जो बाकी के 33% रहे, उनमें हमें बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि उनके कॉजेस क्या है। तो इस हिसाब से हमारा एनीमी का सीन चलता रहता है। और आप वंडर कर रहे होंगे कि व्हाट इज एक्चुअली एनीमिया। तो एनीमिया जो है, इट इज लैक ऑफ हेल्दी आरबीसी। इट इज व्हाट? लैक ऑफ हेल्दी आरबीसी। और आरबीसी का काम क्या होता है कि वो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ कैरी करते करते हर एक हमारे जो टिश्यूज है, हर एक हमारे सेल्स वगैरह है वहां पे पहुंचाती है। बट ये फिर पहुंचना बंद हो जाता है। तो जो इनफ ऑक्सीजन है वो कैरी नहीं होता, और जब इनफ ऑक्सीजन कैरी नहीं होता तो फिर क्या क्या होना चालू हो जाता है? तो वीकनेस आएगी, स्किन आपकी पेल दिखेगी, इवन आपको धीरे धीरे हेडेक भी स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। फिर इर्रेगुलर हार्ट बीट भी एक्सपीरियंस हो सकती है। तो ये प्रकार के सिम्टम्स जो है वो मेजरली एनीमिया कवर करता है। और एनीमिया के अगर हम मोटे मोटे पार्ट देखें तो इसमें प्लास्टिक एमोनिया आता है, फिर आयरन डेफिशिएंसी वाला एमोनिया आता है, फिर सिकल सेल वाला एमोनिया आता है, राइट। एंड थैलेसेमिया प्रकार का भी एमोनिया होता है, राइट। और इसके लिए इंडिया ने क्या स्टार्ट किया है? तो इसके लिए इंडिया ने स्टार्ट किया है एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया मुक्त भारत। और एनीमिया मुक्त भारत के अंदर हमारी 3 मेजर इनिशिएटिव है। वो है कि एक, वीकली फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। दूसरा जो है वो है नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। नेशनल आयरन
प्लस इनिशिएटिव, राइट, इसमें सभी को हम आयन मैन बना देंगे। और जो थर्ड है वो क्या है, दैट इज सॉलिड बॉडी शार्प ब्रेन और शार्प माइंड इनिशिएटिव। तो अगर आपको ऐसे ट्रिवियल एमसीक्यू पूछा जाए कि सॉलिड ब्रेन शार्प माइंड इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू व्हाट, तो इट इज रिलेटेड टू इरेडिकेट एनीमिया फ्रॉम इंडिया, राइट। पता चल गया आपको? आई होप आपको इसके बारे में काफी सारी जानकारी मिली होगी। उसके बाद हेल्थ रिलेटेड एक दूसरी चीज ऐसी है कि अगर हम फिजिकल एक्टिविटी के अंदर शॉर्ट बर्स्ट मतलब ब्रिस्क रनिंग या तो फिर शॉर्ट स्प्रिंट मारना चालू कर देंगे, तो फिर हमारी जो डेथ रिस्क है वो काफी रिड्यूस हो सकती है, राइट। तो फिजिकल एक्टिविटी को हमें और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, स्पेशली जो हमारी मॉडर्न एज है जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, सामने ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, तो फिर वेट गेन है, कोलेस्ट्रॉल है, फैट एक्सेसिव होना, डायबिटीज है, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए शॉर्ट बर्स्ट या तो फिर उसको स्प्रिंट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, स्प्रिंट कहते हैं। जो भी यहाँ पे स्पोर्ट्समैन है उनको पता होगा कि व्हाट इज स्प्रिंटिंग। तो ये जो स्प्रिंट है, जो तुरंत ही अचानक स्पीड से भागना फॉर अ शॉर्टर शॉर्टर लेंथ, तो ऐसी आपको करना, ऐसी कोई एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। अगर ऐसी एक्सरसाइज आपने करना चालू कर दिया, तो फिर ये आपका जो हेल्थ रिस्क है या तो फिर डेथ रिस्क है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि अभी धीरे धीरे सारे एप्पल वॉचेस है, दूसरे वेरेबल है, वो सारे हम पहन के घूमते रहते हैं, कितने स्टेप्स हुए या तो फिर कितनी एनर्जी बर्न हुई, वो सब हमें कैलकुलेट करने में भी बहुत मजा आता है। वो तो मजा आता ही आता है, सोशल मीडिया पे उतना डालते हैं, तो कितने आप स्टेप्स चले वो सोशल मीडिया पे डालने से बेहतर है कि आप स्प्रिंट मार के सोशल मीडिया पे डालो। आप स्प्रिंट मारोगे तो इससे कोई और लोग इंस्पायर होंगे और भी स्प्रिंट मारेंगे, तो ऐसी एक छोटी सी क्लब बनानी चाहिए ताकि फिजिकली फिट क्लब बन सके। उसके बाद जो हमारा थर्ड मेजर करंट अफेयर है, इट इज अबाउट हॉर्नबिल। आपको पता होगा कि इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी अज्यूम करी है, तो फिर उसका जो लोगो हमने जो अनवेल किया है, वो रिसेंटली हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में अनवेल हुआ था। कहाँ पे? एक तो फैक्ट ये पता होना चाहिए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल फेस्टिवल होता कहाँ पे है, तो ये होता है नागालैंड में। और ये जो नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल है, तो उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल कवर किया है उन्होंने। तो ये आपका जो एनवायरमेंट है ये भी कवर हो जाएगा, साइंस है वो भी कवर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से ध्यान से देखिए। नाउ हॉर्नबिल के बारे में थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि हॉर्नबिल जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो उसके जो मेजर हैबिटाट है वो एक है हिमालयन फुटहिल्स, दूसरा है नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट, और तीसरा वेस्ट का वेस्टर्न घाट। ये तीनों में आपको पता होगा कि कॉमनली हमें कौन से टाइप के फॉरेस्ट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमें रेन फॉरेस्ट भी मिलते हैं, साथ साथ में मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिलते हैं, और जो हॉर्नबिल है वो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड रेन फॉरेस्ट, उन दोनों के बीच में स्विचिंग बैक करता रहता है, राइट। और जो ट्रिवियल नॉलेज में ऐसा दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश और केरला, उन दोनों ने अपने स्टेट बर्ड की तरह हॉर्नबिल को अपॉइंट किया है या तो फिर उसको मैस्कॉट बनाया गया है। एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि जो मोनार्क बटरफ्लाई है, वो मोनार्क बटरफ्लाई किसका स्टेट बटरफ्लाई है, तो वो आंसर में जो स्टेट था वो आपको डालना था। तो ऐसे ट्रिवियल क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ सकती है। नाउ दूसरा, यूपीएससी ने एलिफेंट के बारे में पिछले साल पूछा था कि एलिफेंट का जो काल्विंग पीरियड है वो क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड है वो क्या होता है। तो यहाँ पे हम हॉर्नबिल के विंग स्पैन के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी याद रखेंगे कि विंग स्पैन जो उसका है वो कितना है, 5 फीट जैसा है, राइट। तो ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद बाद वो कहाँ पे स्पॉट हो सकते हैं या तो फिर उसके जो माइक्रो हैबिटाट है वो कौन से है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो राजाजी नेशनल पार्क में ये हॉर्नबिल मिल जाता है। फिर उसके साथ साथ जो हमारा इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है वो एज सच पूरे इंडिया में मिल जाता है एक्सेप्ट थार डेजर्ट। वो थार डेजर्ट के अलावा हर एक जगह पे मिल जाता है, इवन वो अर्बन एरिया में भी पाया जाता है, जिसका नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी गार्डन्स इन चेन्नई। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी से आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ लिंक पता होनी चाहिए, आपको एनी बेसेंट के बारे में पता होना चाहिए, मैडम ब्लावत्स्की के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो जो भी आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पता है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में उसका मेंशन कीजिए, तो हमें पता चलेगा कि आपका GS 1 भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, आपका फंडामेंटल भी यहाँ से स्ट्रांग मिल जाते हैं। नाउ ये जो हॉर्नबिल है वो किस प्रकार की ट्री प्रेफर करता है उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। तो ये जनरली टॉल ट्रीज को प्रेफर करता है जहां पे वो सेफली नेस्ट
कर सकता है। नाउ ये ट्री और हॉर्नबिल के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनती है जिसका नाम दिया गया है म्यूचुअलिज्म। अगर आपने स्टैंडर्ड 12 की एनसीईआरटी पढ़ी है बायोलॉजी की तो आपको पता होगा कि ऐसे स्पीसीज इंटरेक्शन करके एक पूरा हेडिंग है और ऐसे बॉक्स दिया गया है, और बॉक्स में स्पीसीज ए स्पीसीज बी और फिर उनके बीच में जो रिएक्शन होता है वो यहाँ पे दिया गया है। तो अगर ये जो बात कर रहे हैं वो म्यूचुअलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। और जो म्यूचुअलिज्म है वो किस प्रकार का इंटरेक्शन है, ये प्लस प्लस प्रकार का इंटरेक्शन है। प्लस प्लस माने क्या कि यहाँ पे इंटरेक्टिंग पार्टी ए इंटरेक्टिंग पार्टी बी दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन के थ्रू मदद करते हैं, या तो फिर इंटरेक्शन के थ्रू दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। ये जो पॉजिटिव प्रकार का इंटरेक्शन है उसको क्या कहा जाता है, म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। जैसे कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप वीडियो को लाइक करोगे और धीरे धीरे हमारे भी व्यू बढ़ेंगे, हमारे भी वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता जाएगा, तो हमें भी फायदा है, आपको भी फायदा है। तो हमारा भी एक सिम्बायोटिक रिलेशन यहाँ पे बनना चाहिए और उसका नाम क्या, म्यूचुअलिज्म। ये याद रखना। म्यूचुअलिज्म के अलावा दूसरे कौन से इंटरेक्शंस आते हैं, तो एक कोई कमेंसलिज्म आता है, कोई एमेंसलिज्म आता है, कोई पैरासिटिज्म आता है, कोई प्रिडेशन आता है, राइट। तो इस प्रकार की जो इंटरेक्शन है उसके बारे में आपको थोड़ा कुछ जानकारी होनी चाहिए। एंड देन एक आता है कंपटीशन, जो यूपीएससी है ना कंपटीशन, इस हिसाब से वो भी आता है। नाउ म्यूचुअलिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो म्यूचुअलिज्म में इसमें ऐसा है कि एक ये जो ट्री है वो हॉर्नबिल को सेफ हाउस प्रोवाइड करती है, और उसके सामने जो ट्री को क्या मिलेगा, तो ट्री को मिलेगा सीड डिस्पर्जल। क्या मिलेगा, मिलेगा सीड डिस्पर्जल। तो हॉर्नबिल प्लेज अ वाइटल रोल इन डिस्पर्सिंग दी सीड्स ऑफ सर्टेन ट्रीज एटलीस्ट 80 अबाउट ट्रीज, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल किसका दिया गया है, तो सिडार का दिया गया है कि अभी हॉर्नबिल की जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस होती पाई गई है हमें, और उसकी वजह से इसका सीड डिस्पर्जल है वो भी 90% जितना रिड्यूस हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि म्यूचुअलिज्म यहाँ पे धीरे धीरे एब्सेंट होता जा रहा है। तो फिर ये हॉर्नबिल है, उनकी पॉपुलेशन भी कम होगी, और ऐसे ट्री है जो हॉर्नबिल को नेस्ट देते हैं उसकी भी पॉपुलेशन रिड्यूस होती जाएगी। और ट्री की जो फ्रूटिंग सीजन है और हॉर्नबिल का रिप्रोडक्शन साइकिल, वो दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं, और उसके लिए एक जो ट्राइबल से कह सकते हैं, या तो फिर हमारा जो कल्चरल से है वो ऐसा आता है कि when the seeds sprout the hornbills hatch, when the seeds sprout the hornbill hatch। तो यहाँ पे आपको कल्चरल इंटीग्रेशन भी पता चलेगा। तो हमारे जो बर्ड है, ट्रीज है, रिवर्स है, उन सभी का कहीं ना कहीं कल्चरल सिग्निफिकेंस है ही है। और ये जो पॉपुलेशन काउंट की अगर हम बात करें तो आपको लगेगा कि हाँ हॉर्नबिल की पॉपुलेशन कहाँ पे कम हुई है, सभी जगह पाई जाते हैं, बट उसका रीजन ये है कि बर्ड्स आर लॉन्ग लिव्ड। तो फिर अगर आपने 10 साल के बाद भी काउंटिंग किया ना तो वो कुछ ना कुछ पॉपुलेशन उसमें दिखेगी ही। सो दैट्स व्हाई हॉर्नबिल की जो पॉपुलेशन रिडक्शन है वो एज सच दिखती नहीं है, बट अगर एक जनरेशन उनकी कम हो गई तो तुरंत ही दूसरी जनरेशन में बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट आएगी। 40 साल के बाद वो सडनली क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में घुस जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल हेलमेटेड हॉर्नबिल ऑफ सुमात्रा एंड बोर्नियो। कहाँ पे है ये सुमात्रा एंड बोर्नियो, प्लीज कमेंट कीजिए कहाँ पे है। इंडिया के कुछ ईस्ट में है ये कंट्री, और उसके अंदर ये दो बड़े आइलैंड है। ओके, और ये जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वो किसने स्टेटस दिया है, ये स्टेटस दिया है IUCN ने। किसने दिया है, IUCN ने। IUCN की दूसरी कौन सी कैटेगरी आती है, प्लीज कमेंट कीजिए, तो हमें पता चलेगा कि आपका ये भी जो इंटरनेशनल फंडामेंटल है वो भी क्लियर है ना। ये जो हॉर्नबिल है उसका क्यों हंटिंग होता है, क्योंकि उस ना हेलमेट लाइक कुछ उसके अंदर एक छोटा सा स्प्राउट जैसा निकलता है बाहर। वो कैसा होता है कि वो रेड आइवरी उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेड आइवरी, जो बहुत ही ज्यादा महंगा होता है और उसके अंदर कार्विंग वगैरह हो सकती है। तो हॉर्नबिल हॉर्नबिल का हंटिंग भी होना चालू हो गया है, और धीरे धीरे जैसे ही हॉर्नबिल की पॉपुलेशन रिड्यूस होगी वैसे हमारे रेन फॉरेस्ट की ट्री के सीड डिस्पर्सल भी रिड्यूस हो गए। तो फिर ये जो कनेक्शन है वो हमें कुछ तोड़ना चाहिए, हॉर्नबिल को हमें बचाना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो हमारे जो आज के दो लास्ट करंट अफेयर है वो बहुत ही छोटे छोटे, मतलब एक प्रिलिम फैक्ट जैसा है कि एक में ऐसा पाया गया है कि ये जो मास्टरडॉन है उसका कुछ DNA सीक्वेंसिंग हुआ है। कहाँ पे हुआ है, ग्रीनलैंड में हुआ है।
तो ये जो है वो ओल्डेस्ट एवर ऑब्टेन्ड डीएनए है जिसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, और ये जो कहाँ से पाया गया है, नॉर्थ ईस्टर्न टिप ऑफ ग्रीनलैंड। और जो ग्रीनलैंड है वो कहाँ पे है, कोई मुझे उसका लोकेशन बताएगा कि जो ग्रीनलैंड है वो कौन से कंट्री का पार्ट है। राइट, एज सच वो है ग्रीनलैंड, इट्स कॉल्ड लार्जेस्ट आइलैंड, बट वो कौन से कंट्री का पार्ट है वो आपको मुझे बताना पड़ेगा। राइट, और ये जो ग्रीनलैंड है एक टाइम पे अच्छा सा फॉरेस्टेड होगा, इसमें इस प्रकार के मास्टोडोन जो वुली मामथ एंड एलिफेंट वही फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पे रहते थे। उसके साथ साथ रेनडियर भी यहाँ पे रहते थे जब ये बहुत ही ज्यादा हेविली फॉरेस्टेड होगा तब। बट अभी फिलहाल वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ये एच सच 10,000 से 11,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए। कितने, 10,000 से 11,000 साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो अभी हमें एलिफेंट फैमिली जो ये पूरी है उसमें से सिर्फ हमें एलिफेंट ही दिखाई देते हैं। ये जो वुली मैमथ है या तो फिर मास्टरडन है वो सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ओके, तो आज का जो लास्ट करंट अफेयर है, इट इज अबाउट मैनेजिंग न्यूक्लियर वेस्ट एंड पावरिंग द स्पेस स्टेशंस which are going to the dark area where there are very much thin chances of getting some kind of a solar light or some kind of a sunlight। तो यहाँ पे ऐसा है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज डेवलपिंग सर्टेन बैटरीज जिसके अंदर हम किसको यूज करेंगे, न्यूक्लियर वेस्ट को यूज करेंगे। जो आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद जो बचता है जिसका हम यूज एज सच एनर्जी क्रिएशन में नहीं कर सकते, तो फिर वो हमारे लिए वेस्ट हो जाता है। और न्यूक्लियर वेस्ट है वो फिलहाल धीरे 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 हमारे लिए एक बढ़ती प्रॉब्लम है। वहां पे न्यूक्लियर वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करना, प्रॉपर्ली डिस्पोजल कैसे करना, दैट ऑल आर क्वेश्चन फॉर अस राइट नाउ। तो उसमें ये जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जितने साइंटिस्ट है वो क्या ट्राई कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू डेवलप सम काइंड ऑफ अ बैटरी जिसके अंदर हम न्यूक्लियर वेस्ट को डाल सके। और उसमें फिलहाल जो एक्सपीरियंस चल रहा है, सॉरी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वो किसके ऊपर है, वो अमेरिशियम या अमेरिकियम 241 के ऊपर चल रहा है। ये जो अमेरिकियम 241 या अमेरिशियम 241 है वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज आइसोटोप। तो आइसोटोप के बारे में थोड़ी कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो ये एक ही प्रकार का एलिमेंट होता है, बट उसके अंदर जो प्रोटॉन काउंट है वो सेम रहता है, सेम प्रोटॉन काउंट, बट जो न्यूट्रॉन काउंट है वो चेंज होता रहता है। राइट, तो उसको हम कैसे कहेंगे, वो एलिमेंट का आइसोटोप कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो यूरेनियम है एक है 235 और जो यूरेनियम दूसरा है वो 238। तो ये जो 235 238 है, दैट आर दी डिफरेंट न्यूट्रॉन काउंट्स। अब न्यूट्रॉन काउंट अलग होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। एज सच आइसोटोप्स आर ऑफ टू काइंड। एक होता है स्टेबल आइसोटोप जो नॉन रेडियो एक्टिव होता है, दूसरा जो होता है वो अनस्टेबल आइसोटोप है जो क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। और यहाँ पे जो हम अमेरिकियम या अमेरिशियम के बारे में बात कर रहे हैं, इट इज अनस्टेबल और रेडियो एक्टिव आइसोटोप। जो हमें कहाँ से मिलता है, तो इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ प्लूटोनियम डीके विच आर यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन। और ये जो वेस्ट है उसको आज तक हमने कभी भी फ्यूल की तरह यूज नहीं किया है। तो आई होप ये जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो प्रोग्राम है वो एक सक्सेसफुल हो जाए। और अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमें न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट या तो फिर सॉलिड वेस्ट या रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट में एक बड़ी ही उपलब्धि हासिल होगी। राइट, दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड spread the word of mouth. Thank you very much.